अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस चैप्टर के हमारे दो टॉपिक्स हो चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का चल रहा है। इससे पहले दो टॉपिक्स डेल्टास एटॉमिक थ्योरी और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलेंगे और अपने तीसरे टॉपिक को देखेंगे। अच्छा, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। हमें पता है कि कैथोड रेज में से इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे किताब में, तो इसका जिक्र प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के नाम से है, लेकिन आप इसको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास होता है बेटा, इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाउ वुड वी नो कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं? बिकॉज कैथोड रेज अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स, ये अट्रैक्ट टूवर्ड्स एनोड। ये चूंकि एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए, दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग कि ये कैथोड रेज है, ठीक है। एनोड क्यों? क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है बेटा। बेटा बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। ये एक फिनोमेना याद रखिएगा, पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिपेल नेगेटिव। तो चूंकि ये रेस कैथोड से यानी कि कैथोड रेस से यानी यहाँ से निकलकर, इस जगह से निकलकर कहाँ गई हैं? एनोड की तरफ, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आप लोग हर मैं चूँकि स्लाइड्स हैं हमारे पास, तो हर स्लाइड को मैं मूव करूँगा, तो उस वक्त आप प्रॉपर नोटिंग का अगर कोई स्क्रीन शॉट लेकर उसको नोट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं फॉर योर लेक्चर। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस पॉइंट को ज़रा सा देखिएगा। यहाँ पर असल में दो बातें हैं। शेडो जो है, ये शेडो की बात है कि कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं आर मटीरियल इन नेचर। ये मटीरियल नेचर के होते हैं, ठीक है, मटीरियल नेचर के होते हैं। अच्छा, मटीरियल क्या चीज़ होती है बेटा? देखो, जो लाइट होती है, जो नॉर्मल हमारे एनर्जी सेवर्स या ट्यूबलाइट से जो हमें लाइट मिलती है, अगर उस लाइट के रास्ते में अगर हम अपना हाथ ले आते हैं या कोई भी बॉडी पार्ट ले आते हैं, तो उस हाथ का या उस बॉडी पार्ट का पीछे की तरफ शेडो बनता है, ठीक है ना। तो शेडो जो बन रहा है, वो जो शेडो है वो बेसिकली आपके पास ये इंडिकेट कर रहा है कि उस एरिया में जहाँ शेडो बन रहा है, उस एरिया में लाइट पहुँच नहीं पाई। क्योंकि अगर लाइट वहाँ पहुँच जाती तो शेडो कभी नहीं बनता। अब चूँकि शेडो बन रहा है तो इसका मतलब कि लाइट वहाँ पहुँची नहीं। तो हुआ क्या असल में, जब आपने हाथ रखा उस लाइट के रास्ते में, तो लाइट आपके हाथ से टकरा कर बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब लाइट के इस रिफ्लेक्शन की वजह से चूंकि पीछे की तरफ तो लाइट पहुंची नहीं, तो वहां पे शेडो बना, ठीक है। इस तरीके से बनता है शेडो। क्यों? क्योंकि लाइट जो है हमारे पास वो मटेरियल नेचर की होती है। दो तरह की चीजें होती हैं बेटा हमारे पास, या तो चीजें मटेरियल होती हैं या फिर चीजें इममटीरियल होती हैं। अब ये मटेरियल और इममटीरियल क्या चीज होती है? मटेरियल वो चीज होती है दैट कैन नॉट पास थ्रू बॉडीज, मुख्तलिफ बॉडीज से वो पास ना हो सके, ठीक है। ऐसी रेडिएशन या ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो मुख्तलिफ बॉडीज़ के अंदर से पास ना हो सके, वो मटीरियल है। इमटीरियल क्या है? दैट कैन नॉट दैट कैन नॉट पास फ्रॉम बॉडी, दैट दैट कैन पास, दैट कैन आएगा, दैट कैन पास फ्रॉम बॉडीज, बॉडीज में से पास हो जाते हैं। जैसे कि बहुत आसान सी बात है, अक्सर हम लोग फिल्मों में, कार्टून वगैरह में देखते हैं ना कि अगर कोई मर जाता है तो उसकी जो रूह होती है वो किसी भी बॉडी में से, किसी भी इंसान के अंदर से, किसी दीवार के अंदर से पास हो जाती है। लेकिन जो इंसान जिंदा होता है वो किसी भी बॉडी में से पास नहीं हो पाता।
तो क्योंकि जिंदा इंसान मटेरियल कंसिडर किया जाता है और मुर्दा इंसान की जो रूह है वो इमटेरियल है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो कैथोड रेज जो है वो मटेरियल नेचर के होते हैं। तो मटेरियल नेचर का हमने ये कैसे साबित किया, देखो ये कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट है आपके सामने, जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी गई है, ठीक है। अच्छा, अब डिस्चार्ज ट्यूब में देखो क्या है कि जो नेगेटिव प्लेट है इसको हम कहते हैं बेटा कैथोड। अब नेगेटिव प्लेट से ये रेडिएशंस निकलकर सीधे जा रही है टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। कैथोड से निकलकर रेडिएशन कहाँ जा रही है, एनोड की तरफ। हमने इस बार एनोड बजाय बिल्कुल कॉर्नर पे लगाने के थोड़ा सा बीच में लगा दिया, और यहाँ पर एक छोटा सा पंखा क्रिएट लगाया है, बहुत ही लाइट वेट सा पंखा। अब क्या होगा कि जब ये कैथोड रेस एनोड से टकराएंगी, तो कैथोड रेस एनोड से टकराने पर क्या होगा, कैथोड रेस का एनोड से टकराने पर यहाँ पर इस पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में ग्लो जनरेट हो जाएगा, एक ग्रीनिश कलर का ग्लो जनरेट हो जाएगा पूरी ट्यूब में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रीनिश ग्लो है ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है भाई, ये हो रहा है सर कैथोड की वजह से, ठीक है ना, मतलब कैथोड रेस की वजह से। ये जो रोशनी होगी, ये रोशनी कभी भी इस पंखे के बीच में से, तो पंखे में से तो पास हो नहीं सकती, जिसकी वजह से क्या होगा, पंखे का शेडो पीछे क्रिएट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। इसकी एक रियल इमेज भी मेरे पास है, रियल एक्सपेरिमेंटल इमेज, में वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। ये इमेज आप लोग देख सकते हैं, ज़रा आप इस इमेज को कंसिडर कीजिए। देखिए इस इमेज में क्या हो रहा है कि ये जो है वो बीच में आगे की तरफ, यहाँ से ये है कैथोड का हिस्सा, ये है ये है कैथोड, ठीक है। यहाँ पर है कैथोड, और यहाँ देखो बीच में आगे की तरफ इस जगह पर लगाया हुआ है एनोड, और इसी एनोड के साथ लगाया हुआ है पंखा। अब इस एनोड के साथ जो पंखा लगाया हुआ है, देखो यहाँ पर उसका शेडो क्रिएट हो रहा है। जी बेटा, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक रियल डायग्राम इमेज जो एक्सपेरिमेंट के वक्त ली गई है। इस जगह पर यहाँ पर लगा हुआ है हमारे पास कैथोड, ये जगह जो है यहाँ पर ये आपका फैन जो है, ये जगह पर लगा हुआ है एनोड, और ये देखो इस एनोड के साथ पंखा लगा हुआ है, फैन है ये, स्मॉल फैन, और इस फैन की का शेडो पीछे की तरफ कास्ट हो रहा है, ये देखो ये आ रहा है शेडो, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अब ये देखो डिस्चार्ज ट्यूब में किस तरीके का ग्लो हो रहा है, ग्लो कैसा आ रहा है, ग्रीन कलर का ग्लो है, ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए रोशनी जो आ रही है वो कैसी आ रही है, वो ग्रीन कलर की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम मज़ीद आगे की तरफ मूव करेंगे। अच्छा अच्छा जी, देखिए तो फिर अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, तीसरी प्रॉपर्टी है रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील। अच्छा, रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील जो है ना, ये हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि कैथोड रेज में हैव काइनेटिक एनर्जी, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो लफ्ज़ काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है बेटा एक ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के मूवमेंट से एसोसिएटेड हो, किसी बॉडी के मूवमेंट से एसोसिएटेड हो, यानी जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो हम ये कहेंगे कि उसकी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ही ये मूव कर रहा है, अदरवाइज ये मूव नहीं कर सकता। समझ में आ रही है मेरी बात, आगे चलता हूँ। अच्छा, अब जब मैं कह रहा हूँ कैथोड रेज हैव काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब कैथोड रेज मूव कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो फैक्ट भी है, मैंने आप लोगों को जो प्रोसेस पढ़ाया तो प्रोसेस में भी तो हमने यही बात की ना कि कैथोड से कैथोड रेज निकल कर एनोड की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी तो है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी का फिनोमेना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ना किसी बॉडी के अंदर रहती नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कभी कभार आप नहीं चाहते तब भी हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं किसी एक स्टेशनरी ग्राउंड के ऊपर, मैं किसी स्टेशनरी ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, स्टेशनरी खड़ा हुआ हूँ मैं किसी ग्राउंड में, और यहाँ पर आप मुझसे भागते हुए आएँ और आकर टकरा जाएँ, तब क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो भी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, वो जब आप मुझसे टकराए तो आपने अपनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मेरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी बॉडी भी कौन सी स्टेट में आ गई, मूवमेंट की स्टेट में आ गई, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जैसी किसी बॉडी में आती है, समझ लो वो मूवमेंट की स्टेट में आ गई, ठीक है।
तो कैथोड रेज अगर मूव कर रही हैं तो कैथोड रेज के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब मूव करते हुए गए, इन्होंने क्या किया था थॉमसन सांड ने एक्सपेरिमेंट में, एनोड और कैथोड के बीच में और एक बहुत ही हल्का सा बिल्कुल एक छोटा सा पंखा लगा दिया था। इट इज़ अ टॉय फैन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, टॉय फैन। क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है, प्लास्टिक का होता है, बहुत हल्का सा होता है, तो आसानी से मूव भी कर सकता है। तो जब कैथोड रेज इस फैन से टकराई तो इस फैन को कैथोड रेज ने रोटेट करवा दिया। अब ड्यू टू दिस रोटेशन, कैथोड रेज को इसने रोटेट करा, कैथोड रेज ने इस फैन को रोटेट करा दिया। अब ड्यू टू दिस रोटेशन, इस रोटेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि भाई चूंकि व्हील रिवॉल्व हुआ तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैथोड रेज में है। ठीक है, इसके बाद मजीद आगे चलेंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या है? फ्लोरेसेंस कहते हैं बेटा उर्दू में चमक को। ठीक है, या अगर इसकी इंग्लिश मीनिंग देखें तो उसको कहते हैं ग्लो। ठीक है ना। फ्लोरेसेंस, कैथोड रेज जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक एनोड। कैथोड रेज प्रोड्यूसेस ग्लो व्हेन दे स्ट्राइक एनोड। तो जब ये एनोड से टकराते हैं तो एनोड से टकराने पर ये एक ग्लो जनरेट करते हैं, रोशनी प्रोड्यूस होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये बेसिकली आज के ज़माने में इसको हम अपनी मॉडर्न ट्यूबलाइट से रेफ़र कर सकते हैं। तो हमारी मॉडर्न ट्यूब लाइट है वो समझ लो वही डिस्चार्ज ट्यूब है, बस बहुत मॉडिफाइड है। क्योंकि नॉर्मली डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो 1876 की डिस्कवरी है और मॉडर्न ट्यूब लाइट जो है वो आज तकरीबन 2019-20 की 2010-12 की इजाद है। तो ये जो आपके 125 साल जो पीरियड गुजरा है तो उसमें डिस्चार्ज ट्यूब बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुई है। तो आपको भी पता है कि अगर ट्यूबलाइट की हम बात करें तो ट्यूबलाइट जो है वो हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो असल में ये जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है जब ये एनोड से टकराते हैं तो एनोड से टकराने पर ये काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है ना, ये एक तरह की और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइट एनर्जी। इसको मज़ीद अगर आप तफसील से आगे चलकर पढ़ेंगे तो आपको वो अल्फाज और वो चीज़ें मज़ीद बेहतर क्लियर होंगी। आपके लेवल के हिसाब से सबसे बेहतरीन बात इतनी है कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वही कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। ठीक है, क्योंकि याद रहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत एनर्जी आप ना क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं, बट एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना। तो यहाँ के बाद मज़ीद आगे चलेंगे। डिफ्लेक्शन। अच्छा, अगर चूंकि कैथोड रेज पे हमें पता है कि भाई कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज, तो कैथोड रेज पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, रेज हैव नेगेटिव चार्ज। कैथोड रेज पर चूंकि हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो अब जब हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जब कैथोड रेज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, व्हेन वी प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इट डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो कैथोड बहुत वही पुरानी वाली बात है भाई। अच्छा पहले तो ये बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है। देखो ये मान लो एक मेटल की, दो मेटल की प्लेट्स हैं। इन दो मेटल की प्लेट्स को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इन दो मेटल की प्लेट्स को मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया कि एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये जो एक प्लेट होगी इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये जो रीजन है इन दोनों प्लेट्स के बीच का, जब मैं करंट पास करूंगा तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो ये वाला जो एरिया है, ये जो कलर्ड एरिया है, ये एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी।
ठीक है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज या कोई एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ला के रखूँ, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। और साथ ही जो इनकी दूसरी प्लेट से, जैसे नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपने से दूर धक्का दे रही होगी, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर धक्का दे रहा होगा। तो इस ऐसी जगह पर जहाँ पर चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग सके उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है, इसको हम देख लेते हैं कि ये कैथोड है मान लीजिए। अब कैथोड में ये है एनोड, ठीक है। इस एनोड के सेंटर पॉइंट से यहाँ से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनोड के बीच में एक सुराग कर दिया ताकि कैथोड की एक रे जो है वो इन इलेक्ट्रोड से पास हो सके। यहाँ से जब कैथोड रेज को हमने कैथोड से हिट किया एनोड की तरफ, तो ये सर्कुलर पॉइंट से निकलकर बाहर आए। और चूंकि ये आगे लगी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आगे क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इस तरह से दो बड़ी बड़ी प्लेट्स लगा दी, उनको बैटरी से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। कोई मुश्किल बात नहीं है, हम घर बैठे आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से जब ये रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ चार्ज था नेगेटिव, एक तरफ चार्ज था पॉजिटिव। अब चूंकि कैथोड रेज के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट हुई या बेंट हुई टूवर्ड्स पॉजिटिव, और नेगेटिव प्लेट ने इनको अपने से दूर धक्का दिया, तो ये बेंट हो गई। तो डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ये डिफ्लेक्ट करती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं बल्कि ये मैग्नेटिक फील्ड में भी इनके ऊपर असर आता है। बेटा जो चार्ज बॉडीज होती है ना, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का असर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होता है। इसके बाद जो हमारे पास आखिरी बात है वो इसके चार्ज टू मास रेशो की है। अच्छा, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने कुछ कलर डायग्राम्स यहाँ पे आपके सामने रखी हैं। डिस्चार्ज ट्यूब्स हैं ये अलग अलग, इनमें अलग अलग तरह की गैस रखी है। तो देखो अलग अलग तरह का अलग अलग कलर का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो आखिरी बात जो इसका कंट्रीब्यूशन है, ही कैलकुलेटेड ही कैलकुलेटेड थॉमसन ने किया था ये काम। ही कैलकुलेटेड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो मालूम किया था इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम लिखते हैं E/m। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा मुश्किल काम है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू से डिवाइड करना। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 ये वो वैल्यू है चार्ज की। 1.67 एक्सपोनेंट सॉरी सर ये वैल्यू है चार्ज की। 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम्स ये वैल्यू है सर मास की। दोनों को डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा, कोई मसला थोड़ी है इसमें। मैं बोलूँगा ठीक है बेटा, मसला इसलिए नहीं लग रहा आपको क्योंकि आपको ये दोनों वैल्यूज़ पता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको ना चार्ज की वैल्यू पता है ना मास की वैल्यू पता है, और फिर भी इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आप बताओ, तो क्या ये आपके लिए मुमकिन होगा? तो यकीनी तौर पर आपका जवाब होगा कि नहीं सर, ये मुमकिन नहीं होगा। यही काम थॉमसन ने किया था, जो इसकी ग्रेटनेस है। उसने बिना चार्ज और बिना मास की वैल्यू के इन दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो बता दिया था। वो था 1.7588 एक्सपोनेंट 8 कूलम्स पर ग्राम। ये वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशो की, जो थॉमसन ने बताई थी, ठीक है। ये है E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो है। बाद में 1909 में मेलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास मालूम किया, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज मालूम की एक्सपेरिमेंट के जरिए। डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू उतनी ही है, एग्जैक्टली उतनी है, ज़रा सा भी एक वैल्यू का फ़र्क नहीं है जो थॉमसन ने बताई थी, यानी कि 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स। और फिर इसी तरीके से मास भी बाद में डिस्कवर हुआ, तो वो भी फाइंड यही हुआ 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम्स। तो ये थी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मज़ीद अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो, तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि वीडियो अगर एक बार देखने में आपको समझ ना आए तो कोशिश किया करें कि उसे 1-2 बार दोबारा देख लें, क्योंकि वीडियो डिलीट नहीं होती। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।